तो ये देखिए, ये होगी हम लोग का नया वीडियो। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहले इसमें हम लोग का पहला टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग को, हम लोग अपना कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, हम लोग का फर्स्ट डिस्टिंक्शन किसके बेसिस में बोला गया, ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। दैट इज कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। ये सब हम लोग का बेसिस है जिसके ऊपर हम लोग दोनों को डिफाइन करेंगे, दोनों को डिफरेंस कंपेयर करेंगे। पहला मीनिंग, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड टेक्निक्स यूज्ड, फोर्थ एंड, फिफ्थ पीरियड फोकस, सिक्स फंक्शन एंड सेवन असम्पशन। तो फर्स्ट हम लोग का क्या है, मीनिंग, मतलब कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है एंड कॉस्ट रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है। कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग होता है कि हम लोग का अचीवमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट, हम लोग का जो प्रिस्क्राइब्ड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब कि हम लोग जो प्रिस्क्राइब्ड ऑलरेडी हम लोग जो प्रिस्क्राइब्ड कर चुके हैं, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग का पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए इतना कॉस्ट होना चाहिए, हम लोग को उतना अचीवमेंट करना है। दैट इज़ कि हम लोग का जो कॉस्ट कंट्रोल है उसको हम लोग क्या करना है, हम लोग का जो एक्चुअल कॉस्ट होगा हम लोग को उसको मेंटेन करना है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हम लोग जो हम लोग अपना स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो इसीलिए बोलता है कि हम लोग को अचीवमेंट करना है अपना कहाँ पे, प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट के या उसके नीचे, तो हम लोग का बेटर रहेगा। और कॉस्ट रिडक्शन का मीनिंग क्या होगी, अचीवमेंट ऑफ द रियल एंड कॉस्ट रिडक्शन, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि हम लोग को रिडक्शन करना है कॉस्ट का। तो इसका मतलब क्या हो गया, अचीवमेंट ऑफ द रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट विदाउट इम्पेयरिंग द सूटेबिलिटी फॉर द इंटेंडेड यूज़। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा बोला कि हम लोग को उसका रियल और परमानेंट रिडक्शन करना है कॉस्ट में। हम लोग को कॉस्ट को इस तरह से रिडक्शन करना है कि हम लोग का जो इम्पेयर, हम लोग का जो यूज़ है उसका, जो इसका यूज़ मतलब इससे सपोज हम लोग का एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, उसका हम लोग को कॉस्ट रिडक्शन करना है। तो हम लोग उसको कॉस्ट तो रिडक्शन कर देंगे, बट हम लोग को उसको ये भी हम लोग को माइंड में रखना है कि हम लोग का उसका जो यूज़ है दैट डजंट गेट चेंज बिकॉज ऑफ द रिड्यूस इन द कॉस्ट। मतलब कि जो उसका कॉस्ट का जो, मतलब कि जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट उसका जो यूज़ होगा डजंट गेट हैम्पर्ड बाय द रिडक्शन इन द कॉस्ट। मतलब कि उसका जो सूटेबिलिटी ऑफ द यूज़ है दैट डजंट गेट इम्पेयर्ड जस्ट बिकॉज आवर कॉस्ट हैज़ बीन रिड्यूस। मतलब कि हम लोग को कॉस्ट को ऐसे रिड्यूस करना है कि हम लोग का जो इसका यूज़ है वो अफेक्ट ना पड़े, ना हो। सेकेंड हम लोग का बेसिस हो गया ऑब्जेक्टिव, मतलब कि कॉस्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो हम लोग का सिंपल है, कॉस्ट कंट्रोल का हम लोग का ऑब्जेक्टिव यह है कि हम लोग को उसको अपना मेंटेन करना है एक्चुअल कॉस्ट को विद इन द प्रिस्क्राइब्ड एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर हम लोग का सेकेंड, हम लोग का कॉस्ट रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग को चैलेंज करना है। क्या चैलेंज करना है, हम लोग को ऑल द स्टैंडर्ड्स जो हम लोग स्टैब्लिश किए हैं हम लोग को उससे भी खबर उभर के निकलना। मतलब कि हम लोग को चैलेंज करना है अपना जितना भी स्टैंडर्ड्स को हम लोग चैलेंज इस्टेब्लिश किए हैं उसको चैलेंज करके हम लोग को बेटर स्टैंड आउट करना। थर्ड हो गया हम लोग का टेक्निक्स यूज़, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं इन रिलेशन टू कॉस्ट कंट्रोल एंड इन रिलेशन टू कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल के रिलेशन में क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं कॉस्ट रिडक्शन के। तो टेक्निक्स क्या होगी, हम लोग का, हम लोग एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग का जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द स्प्रेड और द प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट। उसके बाद हम लोग वेरियांस एनालाइज करेंगे। वेरियांस हम लोग का दो टाइप का होता है, एडवर्स और फेवरेबल। अगर हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट इज लेस दैन द स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट मीन्स हम लोग का फेवरेबल किया है, हम लोग मतलब कि हम लोग का अच्छा है ये। और अगर हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट इज मोर दैन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग डिफाइन किए थे और हम लोग को जो एक्चुअली खर्चा हुआ, अगर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट से तो हम लोग का एडवर्स सिचुएशन होगा। तो वो वेरिएशन को एनालाइज करेंगे और उसको हम लोग डिसीजंस लेंगे उसके बेसिस के ऊपर। थर्ड होगी हम लोग का कॉस्ट रिडक्शन का हो गया टेक्निक्स यूज, सीकिंग एंड एक्सप्लोरिंग, हम लोग सीख करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे नया नया तरीका जिससे हम लोग का कॉस्ट है वो रिडक्शन हो सके। फोर्थ हम लोग का बेसिस है पॉइंट का एंड, मतलब कि कॉस्ट कंट्रोल कब एंड होगा और कॉस्ट रिडक्शन कब एंड होगा। कॉस्ट कंट्रोल तो एंड हो जाएगा जब हम लोग का जो कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट है वो हम लोग का अचीव, वो हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ अचीव हो जाएगा। और जो कॉस्ट रिडक्शन है वो कभी अचीव नहीं होता, उसका कोई विजिबल एंड नहीं है बिकॉज हम लोग जितना चाहे हम लोग हमेशा यही सोचेंगे कि हम लोग जितना से जितना हो सके हम लोग का कॉस्ट रिडक्शन हो सके, इससे देयर इज़ नो विजिबल एंड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। और फिर हो गया हम लोग का पीरियड फोकस, हम लोग का कॉस्ट कंट्रोल का पीरियड फोकस क्या है। कॉस्ट कंट्रोल का जो पीरियड फोकस है वो पास्ट और प्रेजेंट, मतलब पास्ट में जो हम लोग कॉस्ट को इस्टेब्लिश किए, सपोज हम लोग जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस्टेब्लिश किए पास्ट में, हम लोग का प्रेजेंट में जो कॉस्ट है वो उसके विद इन होना चाहिए। और जो हम लोग का कॉस्ट रिडक्शन है उसका पीरियड फोकस है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हम लोग अभी का देखेंगे और फ्यूचर का कि हम लोग का जो कॉस्ट है वो कितना से कितना रिड्यूस हो सके। फंक्शन, ये किस टाइप का फंक्शन है, तीन टाइप का फंक्शन होता है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव फंक्शन हम लोग का कॉस्ट कंट्रोल है वो प्रिवेंटिव फंक्शन है बिकॉज इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कि हम लोग को ये प्रिवेंट करेगा बिकॉज कि हम लोग को ये हम लोग को बताएगा कि हम लोग का जो कॉस्ट है वो हम लोग के स्टैंडर्ड के विद इन ही रहे। और जो कॉस्ट रिडक्शन है वो करेक्टिव फंक्शन है बिकॉज इट विल ऑलवेज ट्राई टू सीक एंड एक्सप्लोर न्यू वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट, इसलिए हम लोग का करेक्टिव फंक्शन है कि हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हम लोग का जो कॉस्ट रिडक्शन है वो हम लोग का कॉस्ट को कम करें। और लास्ट हो गया हम लोग का जो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या हो गया, असम्पशन। कॉस्ट कंट्रोल क्या असम्पशन लेता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या असम्पशन लेता है। कॉस्ट कंट्रोल यह असम्पशन लेता है कि मेरा अटेंस द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर द सर्टेन कंडीशन के अंदर मेरा सबसे लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट हो सके।
जो सर्टेन कंडीशन क्या होगी, जो हम लोग का स्टैब्लिश्ड कॉस्ट, जो हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, उसके अंदर हम लोग कितना लोएस्ट, हम लोग उसके अंदर लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कर सकें, बिकॉज जितना ज़्यादा लोएस्ट होगा उतना अच्छा वेरिएंस होगा, दैट इज़ उतना अच्छा फेवरेबल होगा मेरे लिए। और कॉस्ट रिडक्शन का हो गया, नो कंडीशन इज़ परमानेंट, यहाँ पे कोई कंडीशन परमानेंट नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ऑलवेज ट्राई टू अचीव लोअर कॉस्ट, यहाँ पे हम लोग हमेशा चाहेंगे हम लोग को जितना कॉस्ट कम हो सके उतना अच्छा, इसलिए यहाँ पे कोई कंडीशन परमानेंट नहीं है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फ्रिक्वेंटली बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये था हम लोग का डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये देखिए ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, कॉस्ट अकाउंटिंग का कि हम लोग का हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। फर्स्ट हो गया सर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये तो बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग को एक हो गया हम लोग का कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि ये हो गया हम लोग का, ये जितना भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है ये हम लोग का किसके बेसिस से आ गया, हम लोग का कॉस्ट के बेसिस से आ गया, बिकॉज यहाँ पर देखिए क्या हो गया, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, सेकेंड हो गया कॉस्ट कंट्रोल, थर्ड हो गया रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, थर्ड हो गया कंपैरिजन पर्पस के लिए कॉस्ट को हम लोग का ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। तो पहला क्या हो गया, हम लोग को कॉस्ट असरटेन करना है, इसीलिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, एम है। सेकेंड हो गया कॉस्ट कंट्रोल, जिसको हम लोगों ने भी देखा है कि कॉस्ट कंट्रोल होता क्या है, कॉस्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, टेक्निक्स यूज़ क्या है, उसका असम्पशन क्या है, वो क्या टाइप का फंक्शन है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पीरियड फोकस्ड क्या है। तो ये हो गया कॉस्ट कंट्रोल जो हम लोग हमने भी देख के आया। थर्ड हो गया कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन भी हम लोग अभी देखे थे कि कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, उसको क्या होता है, इसको हम लोग को सीख करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे न्यू वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट। ये कोई परमानेंट नहीं होता, बिकॉज हम लोग ऑलवेज ट्राई टू अचीव लोएस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट। इसको हम लोग किस तरह से कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 वे बताया किस तरह से हम लोग कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। एक हो गया हम लोग का क्या, एक हो गया हम लोग का आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज, और सेकेंड हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग को पता चल जाए, कॉस्ट अकाउंटिंग करने से हम लोग को पता चलता है कहाँ हम लोग इनएफिशिएंट है और कहाँ हम लोग का वेस्टेजेस ज़्यादा हो रहा है। तो जो प्रोसेस हम लोग का इनएफिशिएंट और वेस्टेजेस ज़्यादा कर रहा है उसको हम लोग रोक देंगे, जिससे हम लोग का कॉस्ट कम हो सके। कॉस्ट रिडक्शन का ये एक तरीका है जिससे कॉस्ट रिडक्शन हो सके। सेकेंड क्या हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम लोग जितना ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग को मतलब मालूम है, हम लोग जितना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट, क्योंकि क्या होता है एक लिमिटेड होता है फिक्स कॉस्ट, दैट इज आफ्टर अ सर्टेन लिमिट फिक्स कॉस्ट विल रिमेन स्टैग्नेंट, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज विद द लेवल ऑफ द चेंज इन द प्रोडक्शन। तो हम लोग जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे दैट इज हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल उतना अच्छा होगा। उसकी वजह से हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम लोग को बोलता है जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना अच्छा है, इसलिए बोला गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये ऑल्सो एक वे है किससे हम लोग का कॉस्ट रिडक्शन हो सके, अगर हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल को फॉलो किए तो। फोर्थ हो गया हम लोग कॉस्ट को किस लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, बिकॉज हम लोग कंपैरिजन पर्पस के लिए करते हैं। कंपैरिजन कैसा हो सकता है, 2 टाइप का कंपैरिजन हो सकता है, एक तो इंट्रा फॉर्म हो गया, एक इंटर फॉर्म हो गया। ये बेसिक है। इंट्रा फॉर्म मतलब कि दैट इज़ हम लोग विद इन द फॉर्म से, सपोज हम लोग का पिछले ईयर का कितना कॉस्ट हुआ था एक डिपार्टमेंट का और इस साल का कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस से पर कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग को पता चला कितना कॉस्ट हुआ, तो ये दोनों का कंपैरिजन करने में हम लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और सेकेंड हो गया इंटर फॉर्म दैट इज़ अ फॉर्म कंपैरिजन विद दी सिमिलर फॉर्म इन द इंडस्ट्री। तो हम लोग का सिमिलर फॉर्म इंडस्ट्री में उसके साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं अपने कॉस्ट के रिकॉर्ड्स को, सो दैट टू हम लोग को आइडेंटिफाई करने में हम लोग कहाँ पर एफिशिएंट है, कहाँ पर हम लोग इनएफिशिएंट है। तो ये हम लोग का कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से हम लोग का ऑब्जेक्टिव से कॉस्ट अकाउंटिंग का। एक और आता है हम लोग का डिटर्मिनेशन के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, तो वो देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ के पर्सपेक्टिव से, हम लोग का डिटर्मिनेशन के पर्सपेक्टिव से आ गया। दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग करने से हम लोग का बहुत सारा डिटर्मिनेशन होता है। फर्स्ट हो गया कि हम लोग का सेलिंग प्राइस, हम लोग को सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहता है, बिकॉज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करके हम लोग को कॉस्ट पता चल जाता है एक प्रोडक्ट का, उसके ऊपर हम लोग को से सपोज 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट या 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस एज द केस में भी, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना होने वाला। अगर कॉस्ट में 20% है तो उसका 20% निकाल देंगे, वो आ जाएगा हम लोग का मार्जिन प्रॉफिट, उसको ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और अगर 20% ऑन सेलिंग प्राइस है तो दैट मीन्स 80% ऑन कॉस्ट। अगर 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, सो सपोज 100 हो गया सेलिंग प्राइस, तो उसका 20% दैट इज़ 20 रुपीज़, तो 100 सेलिंग प्राइस उससे 20 माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो वो हो गया 80, तो कॉस्ट इसके इक्विवेलेंट हो गया 80, तो इससे हम लोग का सेलिंग प्राइस असर्टेन करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन रिलेशन टू डिटर्मिनेशन।
अब हम लोग का सेकेंड आ गया क्या, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में हम लोग को हेल्पफुल रहता है। कॉस्ट अकाउंटिंग करके हम लोग को पता चलता है, बिकॉज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करके पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट जो हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में उससे कितना हम लोग को सेल हो रहा है, कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, उसके वजह से हम लोग पता चलता है कि उस प्रोडक्ट को हम लोग को और आगे लेके जाना है कि नहीं। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के व्यू से। तो ये हम लोग को शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का। थर्ड हो गया फोरकास्ट बजट। हम लोग को बजट फोरकास्ट करने में हेल्पफुल रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। वेरियस टाइप्स ऑफ बजट रहता है, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, ये सब हम लोग को अब फोरकास्ट करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल करता है। बिकॉज हम लोग रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देखे थे इस हिस्टोरियन, प्रॉफिट, न्यूज़ मेकर। तो प्रॉफिट का क्या देखे तो वो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर इवेंट्स को। तो यहीं पर हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग को रोल को पता चला कि हम लोग को ये फोरकास्ट करने में हेल्पफुल करेगा बजट्स को। तो ये हो गया हम लोग का डिटर्मिनेशन। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करके बजट्स को फोरकास्ट कर सकते हैं कि हम लोग को कितना नेक्स्ट ईयर अपकमिंग ईयर में सेल होने वाला है अगर सेल्स बजट है तो। फोर्थ हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने में हेल्पफुल रहता है। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर यू आर मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज योर कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो मतलब कि हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट करने में सर्टेन करता है कि हम लोग का वो पॉइंट जहाँ पे हम लोग का वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग का जो कॉस्ट है रेवेन्यू इक्वल हो जा रहा है, वो पॉइंट के नीचे आ जाएंगे तो हम लोग का लॉस होगा, वो पॉइंट के ऊपर चल जाएंगे तो हम लोग का प्रॉफिट होगा। वेरियांसेस, हम लोग वेरियांसेस जानते ही है, हम लोग को डिटर्मिनेशन करता है वेरियांसेस। हम लोग एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर आएगा जहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश है और हम लोग का अपना एक्चुअल कॉस्ट है उसको कंपैरिजन करेंगे विद द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड या प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड या प्रीडिटरमाइंड। तो उससे हम लोग को वेरियांस एनालाइज होने में हेल्पफुल रहेगा, जिससे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो ये तो हम लोग का वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन रिलेशन टू डिटर्मिनेशन। पहले हम लोग ने कॉस्ट के रिलेशन से देखा और हम लोग डिटर्मिनेशन के रिलेशन से। तो ये तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट डिस्टिंक्शन। ये डिस्टिंक्शन हम लोग क्या देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस बिटवीन हम लोग डिस्टिंक्शन देखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसमें हम लोग इस पॉइंट के ऊपर में डिस्टिंक्शन किए हैं। किसके डिस्टिंक्शन के किसके ऊपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये पॉइंट के ऊपर मैंने डिस्कशन किया किसके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर में। तो ये हो गया हम लोग का मीनिंग क्या हो गया हम लोग का, हम लोग ने ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग कवर्ड कर दिया था ऑन व्हाट इज़ अकाउंटिंग के डिस्कशन में, जो हम लोग का वीडियो नंबर 1 रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, CMA का। तो उसमें हम लोग ने ऑलरेडी कवर्ड कर दिया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग। वो क्या था हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग एंड in an economical in summarizing and recording, classifying and summarizing all the data related to monetary items in a significant manner। और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन ने हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुका था अंडर द सेम वीडियो, दैट इज़ नंबर 1 वीडियो। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग करके हम लोग को पता चलता है कि कहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस which is mainly concerned about where an organization earns money and where an organization loses money and provide करता है क्या इनपुट फॉर टेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो ये था हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अंडर वीडियो नंबर 1। ये दोनों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अंडर वीडियो 1। सेकेंड होगी हम लोग का ऑब्जेक्टिव। हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग करते हैं ये ऐसा। तो हम लोग को इससे क्या बनाना रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनता है ईयर एंड में, जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस बनता है फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, बैलेंस शीट बनता है दैट सो एंड सो। तो ये होगी हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हम लोग का कॉस्ट असर्टेन करने, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिर भी यहाँ पे लिख चुके हैं। कॉस्ट असर्टेन, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट रिडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, वेरियस अदर्स ऑब्जेक्टिव्स आर देयर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्या हो गया, अब हम लोग को यूज़र्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़र्स कौन होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़र्स कौन होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़र्स कौन होता है, शेयर होल्डर्स होता है, जो शेयर मालिक होता है जो कंपनी का, जो शेयर होल्डर जो शेयर परचेस करता है कंपनी का, सब्सक्राइब करता है या परचेस करता है, एज द केस में भी सब्सक्राइब करता है। और इन द IPO केसेस, FPO केसेस और OFS केसेस, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल में, जो हम लोग का सेक्शन गवर्न सेक्शन के अंदर में कंपनी एक्ट में होगा। तो अगर कंपनी से डायरेक्टली परचेस करता है तो इसको हम लोग परचेस, इसको सब्सक्राइब बोलते हैं। और अगर हम किसी और से परचेस करते हैं तो इसको हम लोग परचेस बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन परचेस एंड सब्सक्राइब। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए कंसर्न रहता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। डिवेंचर होल्डर, जो लोग डिवेंचर सब्सक्राइब किया कंपनी का, कंपनी जब डिवेंचर इशू किया था, ये भी एक टाइप ऑफ बोरोइंग्स है कंपनी के लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। क्रेडिटर्स हो गए, जो कंपनी को गुड्स दिया है बट उसके अगेंस्ट में अभी तक पैसा मिला नहीं है तो उसका कोई ड्यू डेट रहता है 3-4 मंथ्स, उसके बाद मिल जाएगा उसको। एंड अदर एक्सटर्नल यूज़र जैसे गवर्नमेंट हो गया, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हो गया, NCLT हो गया एंड एक्सेट्रा।
और जो कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़र्स रहता है वो किस लिए रहता है, वो हम लोग का मैनेजमेंट, मतलब कि हम लोग का मैनेजमेंट उसके रिलेटेड रहता है, हम लोग को मैनेजमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। और इंटरनल यूज़र्स है, हम लोग को ये इंटरनली पर्पज़ के लिए हम लोग को ये ज़रूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ नॉट डन फॉर द एक्सटर्नल पर्पजेज, इट इज़ डन फॉर द इंटरनल पर्पज़, फॉर द इंटरनल यूज़र्स, फॉर द मैनेजमेंट, TCWG, ये लोग के लिए किया जाता है। नेचर हो गया हम लोग का, नेचर क्या हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस नेचर क्या दैट में, तो ये रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट करता है और इंटरप्रेट करता है ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग का होगी हम लोग का नेचर, वो क्या होगा, क्लासीफाई करेगा, रिकॉर्ड करेगा और प्रेजेंट करेगा और इंटरप्रेट करेगा कॉस्ट को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासीफाई करेगा, रिकॉर्ड करेगा, प्रेजेंट करेगा एंड इंटरप्रेट करेगा कॉस्ट टू इनेबल कॉस्ट कंट्रोल। हम लोग क्लासीफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे कॉस्ट, किस लिए, हम लोग को इनेबल हो जाए कॉस्ट असर्टेनमेंट, कंट्रोल एंड रिडक्शन। तो ये था नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम लोग का नेक्स्ट डिस्टिंक्शन आता है रिकॉर्ड्स। ये क्या रहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग जानते हैं, हम लोग का जो साल भर होता रहा उसको हम लोग ईयर एंड में रिपोर्टिंग डेट में करेंगे, इसको फाइनेंशियल प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट एंड ट्रेड PNL। तो ये हो गया हम लोग का रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर काम किया जाता है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है वो बोथ हिस्टोरिकल डेटा एज वेल एज फ्यूचर डेटा या प्रीडिटरमाइंड डेटा के ऊपर में काम करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल में हम लोग देखे थे कि कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है, वो हिस्टोरियन होता है, प्रॉफिट होता है, न्यूज़ मेकर होता है। क्योंकि हिस्टोरियन इसलिए होता है बिकॉज वो पास्ट डेटा में काम करता है, इसलिए यहाँ पे हिस्टोरियन। प्रॉफिट इसलिए बोला जाता है बिकॉज वो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर एस्टिमेट को। थर्ड हो गया वो न्यूज़ मेकर बिकॉज वो प्रेजेंट के ऊपर काम करता है। तो ये हो गया हम लोग का रिकॉर्ड्स। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो हम लोग का बैलेंस शीट PNL बनाना है, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हो गया हम लोग का, मतलब कि वो कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हम लोग का। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है और जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें मैंडेटरी बोला गया कि दैट एवरी कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर इट्स फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर। और हम लोग को बोला गया है, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो वॉलंटरी प्रिपेयर किया जाता है एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज विच हैज़ बीन कवर अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आप लोग अगर 148 सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएगा कि क्या क्या कॉस्ट हम लोग को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है, किस किस इंडस्ट्री को मेंटेन करना पड़ता है। वहाँ पे एक स्पेसिफाइड रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री। रेगुलेटेड इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग को बहुत सारा बताया गया किस इंडस्ट्री को मेंटेन करना पड़ता है। एक स्पेसिफिक टर्नओवर है, अगर उस टर्नओवर के ऊपर गया तो उसको मेंटेन करना होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड। और उसमें कुछ फॉर्म्स BSc आ रहे हैं, 1 कॉस्ट रिकॉर्ड अकाउंटिंग हम लोग को, मतलब कि उसमें हम लोग को वो सब फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है, कॉस्ट रिकॉर्ड, फिर कॉस्ट हम लोग को अकाउंटिंग, ये सब हम लोग को बहुत कुछ उसमें दिया गया है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हो गया हम लोग का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, ये क्या बताता है हम लोग को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल पोजीशन, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके पता चलता है हम लोग को ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेराइज इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जॉब, बैच, हम लोग को इसका पर्टिकुलरली एक फैक्ट्री का, जॉब का, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का ही पता चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग को एक प्रोडक्ट का पता चलता है हम लोग को। पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, हम लोग का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है वो कितना पीरियड तक का बनाया जाता है, वो बेसिकली वो जनरली हम लोग का एनुअली प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग जब चाहे हम लोग को, सपोज मैनेजमेंट हम लोग को ऑर्डर किया कि हम लोग को 2 साल, हम लोग को 1 महीने का कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करके दो, ये प्रोडक्ट का तो हम लोग को मेंटेन करना होगा, इसलिए रेगुलर एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड। फिर प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेट फॉर्मेट है, वो हम लोग को बताया गया है वेरियस लॉज से, बताया कि हम लोग जानते ही है कि जो हम लोग का शेड्यूल 3 में डिवीजन्स दिया हुआ है, हम लोग को वहाँ पे 3 डिवीज़न है, डिवीज़न 1, 2, 3। डिवीज़न 1 में बताया गया जो कंपनी AS फॉलो करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो लोग के लिए बताया गया डिवीज़न 1 में कि क्या क्या हम लोग को शेड्यूल 3 का डिवीज़न 1 किस फॉर्मेट में हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और PNL प्रिपेयर करना है, इसमें बताया गया। बैलेंस शीट का हम लोग को, PNL का हम लोग को शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 का पार्ट 1 और बैलेंस शीट का पार्ट 2 है। फिर हम लोग को सिमिलरली शेड्यूल 3 डिवीज़न 2 में बताया गया जो कंपनी NBFC है, जो इंडेस जो फॉलो करता है, जो NBFC इंडेस फॉलो करता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको बताया गया कौन कौन क्या क्या उसमें वो बताया गया कि किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है हम लोग को अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और शेड्यूल 3 डिवीज़न 3 बताया गया फॉर कंपनीज एक्सेप्ट NBFC जो फॉलो करता है इंडेस, वो लोग को बताया गया कौन कौन से फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है अपना फाइनल अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का देयर इज नो सेट फॉर्मेट, मतलब ये कोई सेट फॉर्मेट नहीं बताया कि किस फॉर्मेट में कॉस्ट अकाउंटिंग करना है। दिस इज़ एज़ पर देयर ओन चॉइस, एज़ पर दी ओन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स। तो ये था हम लोग का टोटल
डिस्टिंक्शन किसके बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का, और बेसिक डिस्टिंक्शन भी है। ये देखिए ये हम लोग का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया कॉस्ट का ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, वॉल्यूम, एक्टिविटी, आउटपुट या वेरिएबिलिटी। दैट मीन्स हम लोग कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बेसिस में, वॉल्यूम, एक्टिविटी, आउटपुट, वेरिएबिलिटी सेम होता है सबका, मतलब किस किस कॉस्ट हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या स्टेप कॉस्ट। ये सब आप लोग बहुत ही, ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ते आया है। यहाँ पे दो कॉस्ट और एक आगे, सेमी वेरिएबल को हम लोग सेमी फिक्स्ड कॉस्ट ही बोल सकता है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी, या स्टेप कॉस्ट अलग हो गया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट तब वो कॉस्ट तो कुछ जो कंटेन करेगा फीचर्स ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए उसको बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। दैट इज़ अप टू अ सर्टेन लिमिट वो फिक्स्ड रहेगा, उसके बाद अगर कुछ होते रहा तो वो वेरिएबल हो जाएगा। फिर हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट तो मालूम ही है, दैट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट है वो रिमेन फिक्स्ड रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट हो गया मतलब कि हम लोग जितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से हम लोग का कॉस्ट इंक्रीज़ होते जाएगा, उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। हम लोग उसको मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। स्टेप कॉस्ट हो गया, दैट मीन्स कि अप टू अ पर्टिकुलर लेवल तक वो फिक्स्ड रहता है, बट अगर उस लेवल से इंक्रीज़ करेगा तो उसको वो हम लोग का इंक्रीज़ हो जाएगा। से सपोज हम लोग का 1 से लेके 100 सुपरवाइज़र्स, अगर एक सुपरवाइज़र है, अगर हम लोग का 100 स्टूडेंट्स तक है, 100 स्टूडेंट्स तक हम लोग को एक सुपरवाइज़र लगेगा, बट जहाँ 100 से 101 वहाँ पर हम लोग को एक सुपरवाइज़र इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट इज़ पर 100 स्टूडेंट्स एक सुपरवाइज़र लगेगा। तो हम लोग को 1 से 2 हो, 3 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो से लेके 100 तक हम लोग को एक ही सुपरवाइज़र लगेगा, बट जहाँ 100 से एक इंक्रीज़ हो वहाँ पर हम लोग को एक और सुपरवाइज़र लग जाएगा, तो हम लोग का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट इज़ अप टू अ सर्टेन स्टेप ये इंक्रीज़ नहीं होगा, अप टू अ सर्टेन स्टेप ये सेम रहेगा, बट उसके बाद वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हम लोग का कॉस्ट क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस में, हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, आउटपुट, एक्टिविटी या वेरिएबिलिटी। फिर ये देखिए हम लोग का एक और कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स। दैट इज़ हम लोग यहाँ पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स। तो ये दो टाइप में हो सकता है, प्रोडक्ट या इन्वेंटोरिएबल या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या होता है, दिस आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन डायरेक्ट रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट सच एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज़ द कॉस्ट टिल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये वो कॉस्ट है जो हम लोग को डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाएगा, एक प्रोडक्ट के रिलेटेड, एक इन्वेंट्री के रिलेटेड, एक मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड। मतलब कि वो कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जैसे सपोज हम लोग जब कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग को और अच्छा से पता चलेगा। दैट इज़ कॉस्ट शीट में हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का जितना भी कॉस्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट और इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और सेकेंड हम लोग का क्लासिफिकेशन हो गया पीरियड कॉस्ट। ये बहुत ही सिंपल कॉस्ट है, दिस आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट ही नहीं रहता, ये पीरियड तक का कॉस्ट है। पीरियड इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच आर इनकर्ड। से सपोज हम लोग के एक महीने में इतना खर्च हुआ, वो हम लोग का प्रोडक्ट स्पेसिफाइड कॉस्ट ही नहीं है, हम लोग का पीरियड स्पेसिफाइड कॉस्ट है। दे हम लोग का एक पीरियड है तो उसमें हम लोग का इतना कॉस्ट है, सेकेंड पीरियड तो इतना कॉस्ट है। हम लोग का जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट ही हम लोग पीरियड कॉस्ट बोल सकते हैं, बिकॉज वो हम लोग का पर्टिकुलरली पीरियड तक रहता है। हम लोग का 12 मंथ्स में इतना कॉस्ट हुआ, उसमें जितना भी प्रोडक्शन करना है करो, उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम लोग का पीरियड कॉस्ट है। दैट इज़ इतना पीरियड तक हम लोग का इतना ही कॉस्ट होगा। तो ये तो हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटेड प्रोडक्ट। और एक क्लासिफिकेशन है कॉस्ट का, जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, ये क्या है, हम लोग का कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। दैट इज़ हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड में रिलेशन में कॉस्ट क्लासिफिकेशन होता है। ये बहुत ही हम लोग का अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी में हम लोग ने दो टर्म बहुत ही बचपन से पढ़ते हुए, दैट इज़ एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। कैपिटल कॉस्ट वो कॉस्ट हो गया जो हम लोग को इनिशियली रिकॉर्ड करना पड़ता है, एसेट को खरीदने में जो हम लोग का कॉस्ट लगता है वो हम लोग का कैपिटल कॉस्ट हो गया। जो हम लोग का कैपिटल रिलेटेड कॉस्ट रहता है वो कैपिटल कॉस्ट हो गया। जो हम लोग का परमानेंट नेचर का सपोज कॉस्ट होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग को कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। और रेवेन्यू कॉस्ट, दिस आर द एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड बेनिफिट फॉर द करेंट पीरियड। दैट मीन्स कि हम लोग को अभी के लिए वो जो हम लोग को कॉस्ट इनकम हुआ फॉर द बेनिफिट, हम लोग को करेंट पीरियड में जो हम लोग को जो बेनिफिट हुआ उसके रिलेटेड जो कॉस्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू कॉस्ट। वहीं हम लोग का जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो हम लोग को अभी तो बताएगा ही और हम लोग को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देगा, तो वो हम लोग का हो गया क्या, कैपिटल कॉस्ट। और ये हम लोग को बोला जाता है ट्रीटेड, हम लोग का जो रेवेन्यू कॉस्ट होता है वो ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन इनकर्ड, जब वो इनकर हुआ तभी उसको एक्सपेंस ट्रीट करेगा। और कैपिटल कॉस्ट हो गया हम लोग का, ये हम लोग का सबसे, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है फ्यूचर बेनिफिट्स, क्योंकि कैपिटल एसेट्स हम लोग जानते हैं कि हम लोग को वो प्रोवाइड करता है। हम लोग फ्यूचर बेनिफिट्स, हम लोग को एसेट्स का डेफिनेशन ही है कि वो फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और कैन बी इजीली मेजर्ड, और वो मेजर्ड हो सके। तो कैपिटल कॉस्ट क्या हो गया, जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ हम लोग को एसेट के रिलेटेड, जो हम लोग को फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा और वो एक्सपेंस होगा ओवर द सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। तो
तो ये था हम लोग का टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, और हम लोग का टोटल बेसिक्स हम लोगों ने कवर्ड किया। यहाँ तक ने हम लोग जितना भी था हम लोग का बेसिक्स कवर्ड हो गई ये 2 लेक्चर्स में। फर्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोगों ने देखा था कुछ टॉपिक्स, और यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया कॉस्ट क्लासिफिक लेक्चर्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट, एक जो हम लोग का बहुत ही ईजी चैप्टर एज वेल एज बहुत ही टेक्निकल चैप्टर दोनों बोल सकते हैं, जो हम लोग का बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस है, तो वो हम लोग उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे।